ठीक है। तो आज का टॉपिक हम रहेगा हमारा धारणीय विकास। ठीक है। इस टॉपिक को तैयार करने के लिए अब हमें इसकी ड्राफ्टिंग करनी होगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम वही हमेशा की तरह प्रस्तावना तैयार करेंगे। अर्थ, अर्थ के साथ साथ इतिहास। ठीक है। फिर क्या चुनौतियां हैं या क्या जरूरत है, इस हिसाब से लिखना है इसे। अब जरूरत होगी तो फिर पता लगेगा कि क्या चाहिए या क्या करना है। ठीक है। फिर क्या नहीं करना है, दोनों पता लगाना पड़ेगा, क्या करना और क्या नहीं करना है। ठीक है। और लास्ट में अभी तक क्या प्रयास हुए हैं, ये चर्चा हमें करनी है। और लास्ट में उपसम। ठीक है यहाँ तक। तो प्रस्तावना की शुरुआत एक प्रश्न या कथन से करेंगे कि किसी दिल्ली के किसी स्कूल में या शिक्षण संस्थान के गेट पर लिखा था, बड़े बड़े लाल शब्दों में, बड़े बड़े लाल शब्दों में कि कि बच्चे और अभिभावक मास्क का प्रयोग करके ही विद्यालय में प्रवेश करें। ठीक है। और आगे लिखें। हम्म, लगातार बढ़ती बाढ़ें, बाढ़, लगातार बढ़ती बाढ़ या बाढ़ों की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। बढ़ते चक्रवात की संख्या, तेजी से पिघलते ग्लेशियर, गर्म होती पृथ्वी, गर्म होती पृथ्वी, सूखते नदी नाले, सूखते हुए या सूखते हुए नदी नाले, लुप्त होती हुई विभिन्न प्रजातियां, हजारों लाखों प्रजातियां, ऐसे ही न जाने कितनी चुनौतियां और खतरे विश्व के किसी न किसी कोने में घट रहे हैं, घटते हैं, लेकिन खतरा और प्रभाव पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है, पूरी दुनिया के लिए है। ऐसी चेतावनियां
और खतरे आज एक ही मांग करती हैं, आज एक ही मांग करती हैं, धारणीय विकास, संपोषणीय विकास, सतत विकास। ठीक है। नेक्स्ट लाइन से शाब्दिक रूप से देखें तो जो विकास धारण या स्वीकार किया जा सके, जो विकास निरंतर रह सके, जो विकास आगे की पीढ़ियों का भी संपोषण कर सके, आगे की पीढ़ियों का भी पोषण कर सके या संपोषण कर सके, आज सबकी जरूरत है, कॉमा करके डैश करके, आज सबकी जरूरत है। जाहिर स्पष्ट है कि आगामी या आने वाली पीढ़ियों और भविष्य के दृष्टिकोण से वर्तमान में किया गया विकास और उसके प्रयास, वर्तमान में किया गया प्रयास, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट लाइन से यदि औपचारिक रूप से देखें तो औपचारिक रूप से देखें तो इस शब्द को वैज्ञानिक कार्सले ने अपनी रिपोर्ट या किताब द साइलेंट स्प्रिंग में डीडीटी जो यूरिया होता है ना, फर्टिलाइजर, डीडीटी के दुष्परिणामों से बचने के उपाय के रूप में किया। 1972 में, लेकिन इसे व्यापक समर्थन 1987 में मिला। फिर ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, सब हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं जाएगा इसमें से। आवर कॉमन फ्यूचर, और अंततः इसे निश्चित आकार मिला 1992 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में। वहीं दूसरी ओर, नेक्स्ट लाइन से, वहीं दूसरी ओर
प्रकृति के स्वाभाविक नियम के रूप में देखें, ऐसा लिखो। वहीं यदि स्वाभाविक रूप में देखें तो प्रकृति का अर्थ ही है, प्रकृति के कार्य करने का अर्थ ही है सतत विकास, धारणीय विकास। जो स्वयं पृथ्वी, प्रकृति और मनुष्य के लिए सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करते हैं। कहने का आशय है, कहने का आशय है कि प्रकृति स्वयं में संतुलन है। जो मांग और आपूर्ति, जो मांग और आपूर्ति के मध्य आदर्श संतुलन बनाए रखती है या रखकर कार्य करती है, बनाए रखकर कार्य करती है। लेकिन जब मनुष्य इस नाजुक संतुलन को अपनी लालची, स्वार्थी, असीमित इच्छाओं, संकीर्ण इच्छाओं के लिए चुनौती देता है या तोड़ देता है, चुनौती देता है, तो प्रकृति प्राकृतिक खतरों और आपदाओं के द्वारा इसे पुनः स्थापित करने की कोशिश करती है। तो मनुष्य धारणीय विकास की ओर प्रवृत्त होता है। मतलब समझें इसका अर्थ क्या है। प्रकृति जब कार्य करती है तो उसमें अंडरस्टूड है कि धारणीय विकास छुपा हुआ है। प्रकृति का विकास कैसा विकास है, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे सिद्ध करते हैं, लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है। क्योंकि प्रकृति जो भी काम करती है एक साइकिल में करती है, ठीक है। एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है और ऐसे ही पूरी प्रकृति चलती चली जाती है। तो कहीं भी असंतुलन नहीं होता। छोटे जानवरों की संख्या अरबों खरबों में होती है, उससे बड़ों की और कम, उससे बड़ों की और कम और कम और कम होती चली जाती है ना। तो प्रकृति का नियम ये दिखाता है कि सब कुछ संतुलन में है। तो चाहे फूड चेन कमजोर से ताकतवर की हो, जल में होता है, और चाहे ताकतवर से कमजोर की ओर पृथ्वी पर होता है। दोनों ही तरह से पृथ्वी या प्रकृति क्या कर रही है, संतुलन बना के रखती है। बारिश देती है तो गर्मी भी देती है, सर्दियां देती है तो बरसात भी देती है, पेड़ देती है तो आग भी लगाती है। सब काम प्रकृति कर ही रही है। तो धारणी है, प्रकृति का काम करने का तरीका धारणी तरीका है, क्योंकि उसे मनुष्य से नहीं बल्कि अपने लिए अस्तित्व को बचा के रखना है। तो प्रकृति कहें या पृथ्वी कहें यहाँ पर, ठीक है। तो पृथ्वी की प्रकृति कह सकते हैं, ओवरऑल प्रकृति कह सकते हैं।
उसका हिस्सा मनुष्य भी है कि मनुष्य को पैदा करती है और वो मार भी देती है, तो वो भी संतुलन का हिस्सा ही बना, है ना। तो ये तो प्राकृतिक अर्थ हुआ है। तो सदियों से, मतलब जब से प्रकृति का जन्म हुआ है, पृथ्वी का जन्म हुआ, तब से परंपरा हमें देखने को मिल रही है। जहां जीवन है वहां हम इसलिए पृथ्वी और प्रकृति साथ साथ इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि जीवन केवल अभी तक यहीं पर संभव हुआ है, सिद्ध हुआ है हमारे लिए, इसलिए यहाँ हम पृथ्वी से बात कर रहे हैं। अगर किसी और ग्रह पर ऐसी स्थिति होगी तो वहां भी प्रकृति को कह सकते हैं। तो इसलिए अभी दोनों को लगभग एक दूसरे के पूरक के रूप में यहाँ प्रयोग करना है हमें। लेकिन अब इस साइकिल को तोड़ता कौन है, कैसे तोड़ता है मनुष्य? कि मांग और आपूर्ति के संतुलन को तोड़ देता है। क्योंकि मांग की स्पीड बढ़ जाती है जनसंख्या बढ़ने से, इच्छाएं बढ़ने से। तो मांग के कारण कौन है? दो। सबसे मूल कारण तो इच्छा है, असीमित इच्छा, और फिर जनसंख्या, इससे भी मांग बढ़ती है। तो जनसंख्या अगर बढ़ने से मांग बढ़ती है तो प्रकृति उसे बैलेंस कर लेती है अपने तरीके से, ठीक, सामान्य आपदाएं ला कर देती है। लेकिन जब हम इच्छाओं की बात करते हैं तो प्रकृति फिर संतुलन नहीं बिठा पाती, तो फिर वो बड़ी और भयानक आपदाओं को और नई नई आपदाओं को जन्म देती है। वो आपदाएं क्या करती हैं? उस बैलेंस को स्टैब्लिश कर देती हैं, जिसमें एक साथ जो इमारतें जमीन पर खड़ी थी लंबी लंबी 300-300 मीटर ऊंची, एक झटके में नीचे सब बराबर हो गया, इक्वल हो गया सब कुछ। तो प्रकृति के पास ऐसी कई शक्तियां हैं कि मानव द्वारा अगर अत्यधिक कोई भी चीज विकसित की जाएगी तो प्रकृति उसे विभिन्न उपकरणों से बैलेंस करने का काम करती रहती है, क्योंकि उसका काम करने का तरीका ही ऐसा है ना। तब मनुष्य कहता है कि अरे हमने क्या किया, मांग ज्यादा कर दी और आपूर्ति, आपूर्ति का तो एक नियम है ना, आप नियम एक गति है और मांग की भी गति निश्चित है। लेकिन मनुष्य क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन आपूर्ति तो प्रकृति को करनी है ना, आपूर्ति मनुष्य तो कर नहीं सकता, क्योंकि कच्चा माल कौन देता है? पृथ्वी या प्रकृति दे रही है। तो आपूर्ति बढ़ जाएगी, बिगड़ेगी तो वो समस्याएं पैदा करेगी, ठीक। जैसे वायुमंडल में गैस है, मात्रा निश्चित है, जल में लवणों की मात्रा या खनिजों की मात्रा निश्चित है, पीते रहिए, हवा लेते रहिए, कोई समस्या नहीं होगी कभी। लेकिन जैसे आप क्या करेंगे, एक पार्टिकल ज्यादा या एक पार्टिकल कम किया, हवा प्रदूषित हो जाएगी, आप ले नहीं सकते। पानी में भी कोई मिनरल्स कम हुआ, कोई ज्यादा हुआ तो वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। क्लियर है? प्रकृति ने जो चीज बनाई है, जो चीज बनाई है संतुलन में बनाई है, ठीक है। तो मनुष्य को ये समझ में जब आया तो उसने कहा कि अब तो हमें किसकी जरूरत है? सतत विकास की जरूरत। यानी हमें प्रकृति के उस नियम को मानना पड़ेगा जिसमें वो मांग और आपूर्ति में संतुलन बना के रखती है। लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है, जनसंख्या 5 से 6, 6 से 7, 8 होने जा रही है अब। तो दोनों ही तरह से और इच्छाएं सीमित होती जा रही हैं। तो मांग और आपूर्ति पर अभी भी क्या नहीं है? संतुलन नहीं बना है। इस हिस्से को, इसी बात को कैसे समझा जो मैं आपको समझा रहा हूं, वही बात वैज्ञानिक कार्सले ने समझा दी। उसने बताया कि डीडीटी से क्या कर रहे हैं? फसल पैदा करते हैं। फसल में क्या डाल देते हैं? कीटनाशकों के लिए डीडीटी डालते हैं। जानवर, उसी फसल को जानवर खाता है, तो जानवर के लिए तो क्या नहीं है, वो नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि उसकी पाचन क्षमता अच्छी है। लेकिन धीमे 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 क्या होता है, वो उसके शरीर में इकट्ठा हो जाता है, और जब वो बलचर उसे खाते हैं तो बलचर नहीं पचा पाता, वो मर जाता है। अब बलचर नहीं मरेगा तो इन जानवरों को जो डिकम्पोजिशन वो कैसे होगा? भाई देखते ना, केंचुआ इतना सारा खाता है और इतना देता है, ऐसे ही ये बलचर इतना मैटर साफ कर जाते हैं और प्रोड्यूस बहुत कम करते हैं, है ना। तो अगर बलचर खत्म हो जाएगा तो फिर इनका गड़बड़ है इनके लिए। या और जानवर खाएंगे तो वो भी मरेंगे इन बलचर्स को, क्योंकि लोग तो मार के जंगल तरफ फेंक देते हैं। तो बाकी जो मांसाहारी जानवर है वो खाएंगे तो वो भी मरेंगे, उनका भी डिक्लाइन होगा।
तो फूड चेन में जो कंज्यूमर है एक लेवल पर वो कम होता जा रहा है। ठीक, उस चैनल से, उस एग्जाम्पल से उसने समझाने की कोशिश की। कह रहा है कि ऐसे ही हर जगह पर क्या किया है हमने, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है कि मरे हुए जानवरों को खाने के लिए प्रकृति ने बल्चर्स बनाए थे, हमने क्या किया, उस बल्चर को मारने का प्रोग्राम कर लिया है। ठीक है, तो जानवर ऐसे भी, बल्चर ऐसे भी मरते थे इस वजह से। दूसरा, ऑक्सीटोसिन को इंजेक्शन लगाते हैं जानवरों में दूध देने के लिए, वो भी जहर है बल्चर के लिए, वो उससे भी मर रहा था वो। ठीक है, इन जरूरतों से, इन आपदाओं से, ठीक है, तो अगर हम सामान्य इतिहास की बात करें तो जब से प्रकृति आई तब से धारणीय विकास चलता रहा है। मनुष्य द्वारा मांग कब हुई है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, जरूरत क्यों पड़ रही है वो भी आपको बता दिया मैंने। इतनी सारी आपदाएं आपको लिखनी है, अब मात्रा लिखनी है। तो जरूरत क्यों है आपने लिखा अभी, बढ़ती दावानल, बढ़ती बाढ़, बढ़ते चक्रवात, बढ़ता सूखा। ठीक, ये सब एक्सेसिव हो रहा है ना, और फिर अंततः सबका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर सब कुछ वार्म हो जाएगा तो फिर रहेंगे कहाँ आप? क्यों? क्योंकि मनुष्य, प्रकृति ने क्या किया है, सूर्य की रोशनी से बचने के लिए आपको क्या दे दिया है, ओजोन दे दी। आप उस ओजोन को लीक कर रहे हैं, उससे रोशनी अंदर आ रही है और पृथ्वी गर्म हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तैयार कर देते हैं हम लोग, ऐसी गैस पैदा कर रहे हैं जो ग्रीन हाउस क्रिएट कर रही है। तो इन सबको एक पैराग्राफ में और लिखना है। तो ग्रीन हाउस जितना लिख दोगे उतना बेहतर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वन्य जीव मर रहा है, और अंततः मनुष्य ही खतरे में है अब तो, क्योंकि कई अनचाही बीमारियां असमय आ रही हैं, क्योंकि फूड चेन खराब हो चुकी है हमारी। भाई जब खाने के हर भोजन में पेस्टिसाइड या केमिकल्स मिले होंगे तो वो हम कब खाएंगे, तो कब तक रहेंगे? हमारी इम्यूनिटी कैसी हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। 24 घंटे एसी की हवा में रहेंगे तो इम्यूनिटी कैसी होगी? कमजोर होगी। तो जितना अच्छे से लिख सकते हो, मतलब दिखाओ कि आप बताएं और उनसे फर्क कितने भयानक हैं। तो जितना ज्यादा भयानकता बढ़ेगी उतनी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, अकालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिन इलाकों में कभी अकाल नहीं आते तो वहां अकाल आ रहा है। ठीक, गर्मियों का मौसम का साइकिल चेंज हो गया है। अब देखते हैं कि कभी देखा था कि करवा चौथ के आसपास बारिश होती हो कभी कहीं? कल बारिश हुई। अब बारिश का कोई साइकिल ही नहीं है। गर्मी पड़ती है तो अति हो जाती है, सर्दी पड़ती है तो अति हो रही है। तो एक तो जो हो रहा था उसमें अति हुई, इसलिए जरूरत है, और उससे क्या हो रहा है, साइकिल पूरी बिगड़ रही है, उससे कई सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, आपदाएं आ रही हैं। ठीक है, भूमि बंजर होती चली जा रही है, ग्राउंड लेवल वाटर का गिर रहा है। जितना दिखा सकते हो उतना बेहतर है। ठीक है, इतनी आपदाएं पड़ चुके हो, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, हो जाएगा ये काम, लिखिएगा, है ना। अब ऐसी जरूरत का उपाय क्या है? एकमात्र उपाय, अब धारणीय विकास चाहिए। अब प्रश्न आता है कि धारणीय विकास हमारी समझ में कब आया मनुष्य की जरूरत, या धारणीय विकास अगर पर्यावरण को संतुलन करना है, संतुलित करना है, संपोषणीय विकास है, तो आखिर इसमें समस्या कब शुरू हुई? क्योंकि पृथ्वी का साइकिल इतना विस्तृत है कि एक दिन में, एक साल में वो आगे पीछे नहीं हो सकता, एक सदी में भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सदी चलो ना माने, लेकिन 30-40 साल में आप अति भी कर देंगे तो नेचर आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि उतना वो स्पान लेकर चलती है अपना। ठीक, तो
ये समस्या कौन सी? धारणीय विकास को चुनौतियां देने वाली समस्या की एकदम शुरुआत कब से हुई। ये गलती मत करना कि धारणीय विकास की समस्या बता रहा हूं। धारणीय विकास की जरूरतें क्यों पड़ी? क्योंकि ये चुनौतियां सब थी, सामने खड़ी हैं। चुनौतियां कब से पैदा हुई? जब से पर्यावरण प्रदूषण हुआ, तभी से सब हुआ। ये असंतुलन हुआ सब। तो पर्यावरण प्रदूषण हुआ या पर्यावरण असंतुलन हुआ, तब से जरूरत पड़ी इसकी। कब से हुई ये बात आपको अलग से लिखनी है आप, ठीक है। तो इस असंतुलन की शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। और आंकड़े बताते हैं कि उस जब औद्योगिक क्रांति चरम पर थी, तब इंग्लैंड में कैसी रेन हुई? ब्लड रेन हुई। ब्लड रेन का मतलब सल्फर की मात्रा बढ़ गई, बारिश के साथ जब वो गिरी तो ऐसा लगा कि खून बरस रहा है। लंदन 2-2 महीने धुंध के छाव में रहा, धुंध में रहा, सूरज देखने को तरस गए लोग, है ना। इतनी ज्यादा कालिख पर्यावरण में पहुंच गई थी कि जब वो टपकती थी तो ऐसा लग रहा है काला रंग गिर रहा है, काला काला खून गिर रहा है, गाढ़ा गाढ़ा। तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, फिर यूरोप से फिर अमेरिका, और फिर वहां से पूरी दुनिया में, इंग्लैंड से पूरी दुनिया में फैली। तब मनुष्य ने इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ना शुरू किया, ठीक है। अगर एक घटना के रूप में देखें तो इतिहास ये है। यही ब्रिटिशर जब भारत में आए तो भारत में औद्योगिकरण लेकर आए, लेकिन आजादी के बाद जैसे जनसंख्या बढ़ी, हमारे पास दबाव बढ़ा। दोनों के दबाव में क्या क्या कॉमन था? कोयला, क्योंकि बिना एनर्जी के कुछ हो नहीं सकता था, बिना कोयले कुछ नहीं हो सकता, तो कोयला जिम्मेदार है। फिर इसका सब्स्टिट्यूट क्या देखा गया? खनिज तेल देखे गए। भाई सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में निकलेगी? इन दोनों में ही निकलेगी ना, पेट्रोल डीजल, यानी कुल मिलाकर कार्बन कंटेंट। कार्बन की मात्रा जैसे जैसे पर्यावरण में बढ़ी, क्योंकि कार्बन हमारे जीवन में जरूरी हो गया, बिना कोयला और खनिज तेल के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो हमारे जीवन में जैसे जैसे कार्बन बढ़ा, वैसे वैसे पर्यावरण में बढ़ा, और उसने उस नाजुक संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया। अब वो कोई CO2 के रूप में देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में देख लो, किसी मीथेन के तौर पर देख लो। भाई तो सब सारी तो वायुमंडल में पहले से थी। गड़बड़ क्या हुई है? मात्रा, रेशियो गड़बड़ हो गया है। ये भी जरूरी है, अगर वायुमंडल में ना हो तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक, अगर ना होना, लेकिन अति होना ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। तो जहां जहां औद्योगिकरण हुआ, अनियंत्रित हुआ, अनप्लान्ड हुआ, अनकंट्रोल्ड हुआ, ठीक। गांव से लोग कहाँ आ गए? शहरीकरण में, क्योंकि उद्योग कहाँ लगेंगे? शहरों में, तो नगरीकरण बढ़ेगा। तो नगरीकरण इस असंतुलन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरे, क्योंकि वहां जरूरतें ज्यादा थी, जगह कम थी, उद्योग लगने थे, तो मात्रा बढ़ी, ठीक। तो शुरुआत हुई यहां से, और माना जाता है कि शुरुआत उस समय जरूरत के अनुसार थी, इसलिए ठीक था, जस्टिफाइड थी। जरूरत मतलब जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या की जरूरतें पूरा करने के लिए यह करना जरूरी था, उत्पादन बढ़ाना था। तो प्रकृति के अंदर इतना संभव था कि आप उत्पादन बढ़ा लो और पृथ्वी बैलेंस कर देती। लेकिन आप लिखेंगे स्थिति तब बिगड़ी जब मनुष्य की इच्छाएं भी असीमित हो गई, क्योंकि तब तक का मनुष्य क्या था? ऐसा लिख सकते हो कि औद्योगिक क्रांति के साथ क्या क्या आया? पूंजीवाद भी आया, और पूंजीवाद किस पर काम करता है? अधिकाधिक लाभ की भावना पर काम करता है। जब से विकास का पूंजीवादी मॉडल आया, जिसके लिए कहा गया था कि ये नहीं आएगा तो लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, लोगों को अच्छा जीवन स्तर नहीं मिलेगा, पूंजीवाद एकमात्र उपाय है कि हम क्या लाएं? पूंजीवाद लाएं। यानी बाकी विकास के सारे मॉडल हटा दिए गए, केवल पूंजीवादी मॉडल को प्राथमिकता दी गई। और अधिकाधिक लाभ कब मिलेगा? जब अधिकाधिक उत्पादन होगा। बिना उत्पादन के लाभ आप कमा सकते हैं क्या?
कोई नहीं कमा सकता। तो अधिकाधिक उत्पादन के लिए क्या चाहिए? लाभ के लिए अधिकाधिक उत्पादन चाहिए। अधिकाधिक उत्पादन के लिए आपको कच्चा माल चाहिए। कच्चे माल को क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे। कच्चे माल को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करेंगे? ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। ये ऊर्जा क्या करेगी? विनिर्माण में लगेगी, और ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? पर्यावरण को प्रदूषित कर देंगे, या पर्यावरण के संतुलन को कम कर देंगे। संतुलन कम हो जाएगा, पर्यावरण का संतुलन कम हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले तो बताना है औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद, और फिर मनुष्य की वो असीमित इच्छा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने संतुलन को दूर कर दिया। तो ऐसे समय में महात्मा गांधी याद आते हैं। लिखिएगा ऐसे ही, ऐसे समय में महात्मा गांधी की जरूरत महसूस होती है, जिन्होंने कहा था कि प्रकृति आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है, इच्छाएं नहीं। ठीक है, चलिए। तो मनुष्य धीमे धीमे इस तरफ जागरूक हुआ, वो इतिहास हमने लिखा दिया। ब्रटलैंड कमीशन, है ना, कार्सले का टाइम, स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन से लेकर पूरी पेरिस तक की कहानी बतानी है। ये सभी प्रयास ये दिखा रहे हैं कि मनुष्य अब विकास को लेकर जागरूक है। किस विकास को लेकर? धारणीय विकास को लेकर जागरूक। किसी में हम CO2 के उत्सर्जन की कम बात करते हैं, यानी ओजोन परत को बचाने की बात करते हैं। किसी में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात करते हैं। क्लियर है? तो अब धारणीय विकास कैसे आए? क्या हम विकास बंद कर दें? नहीं, विकास हो लेकिन धारणीय हो। कैसे होगा? कि जिन चीजों ने पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ा है उनको बंद किया जाए या न्यूनतम किया जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ना, क्या नहीं करना है। तो जिन चीजों से पर्यावरण संतुलन गड़बड़ हुआ उन चीजों को करने से मना करना है या न्यूनतम करना है। और नया क्या करना है? तो जिसको हमने बिगाड़ दिया है उसकी जगह वही चीज फिर से संतुलन को वापस लाना, तो फिर से वो चीज लाई जाए बैलेंस में, तो वनीकरण करें। तो यहां है कार्बन को कम करना है। ठीक, तो कार्बन कम नहीं कर सकते तो कार्बन को सोखने के लिए वनों को लगा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए। तो दोनों प्रयास साथ साथ करने होंगे। कार्बन भी कम उत्सर्जन करना होगा। ठीक, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विकास को नहीं रोका जा सकता, तो तकनीकी कैसी लाई जाए? इस तरह की हो कि प्रत्येक व्यक्ति यूज कर सके। ऐसा ना हो कि कुछ लोग यूज करें। प्रत्येक मतलब सस्ती हो, आसानी से सुलभ हो, आसानी से मिलनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तकनीकी प्रगति चाहिए होगी, और तकनीकी प्रगति के साथ साथ जिन चीजों को हमने पर्यावरण में प्रकृति में कम कर दिया है, काट काट के, हटा हटा के, उनको वापस फिल करना होगा। तो मिनरल्स को फिल तो नहीं ला सकते, खनिजों को, लेकिन जो सबसे बड़ा स्रोत है कार्बन का, मतलब कार्बन को सोखने का, वो वनों को बढ़ाया जा सकता है। तो सतत विकास में दो तरह के काम किए जा रहे हैं। एक, जो विकास हो रहा है उस विकास को इस तरह से किया जाए कि पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, विकास भी हो और पर्यावरण प्रदूषण कम हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि तकनीकी बेहतर बनानी पड़ेगी, और कोई उपाय है ही नहीं इसका। तकनीक भी कैसी हो कि सब उपलब्ध, सबके पास हो। पता लगा 90 के पास नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। सस्ती होगी तभी तो सुलभ होगी। जैसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में अब
फॉसिल्स फ्यूल की जगह क्या करना चाहिए? नवीकरणीय स्रोत अपनाने चाहिए। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत आ जाएंगे। ठीक। और क्या नहीं करना है? जनसंख्या नहीं बढ़ने देनी है, क्योंकि जनसंख्या ही कंज्यूम कर रही है सब कुछ। तो ये जनसंख्या को नहीं बढ़ने देना है, नियंत्रित रखना है, अनुकूलतम लेवल पर लाना चाहिए इसे। तो धारणीय विकास कोई चीज नहीं है एक दिन में आ जाएगी। जो हानि पहुंचाई है उसे पहले फिल करना पड़ेगा। जैसे एक चोट लग जाती है, चोट के लगने के बाद जो करते हैं वो क्या है? धारणीय विकास का उदाहरण है कि पहले तो घाव का साफ करते हैं, घाव को देखते हैं कि समस्या कहाँ कहाँ है, फिर उसमें वो और ना फैले इसका उपाय करते हैं, टिंचर डालते हैं जिससे कि वो बैक्टीरिया वाला इन्फेक्शन ना फैले, फिर उस पर पट्टी बांध देते हैं। ये तो हुआ रोकने वाले काम। फिर खाने में न्यूट्रिशन बढ़ा दिया जाता है जिससे कि जल्दी रिकवरी आ जाए। तो ये होगा। ठीक है। तो धारणीय विकास को दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें चुनौती क्या है? तो मतलब इसको और थोड़ा विस्तार से बताना चाहो तो मरुस्थल के प्रसार को रोकें, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करें। वो सारी कहानी समझ में आती है ना आपको, लिख सकते हो उसको तो आराम से कि कैसे होगा ये सब काम। कि भाई ये कम करिए, उर्वरक कैसे हैं होने चाहिए, बायो फ्यूल होना चाहिए, बायो यूज करिए, बायो फ्यूल यहाँ यूज करिए आप। ठीक है। यानी जहां जहां चुनौती है, केमिकल्स, रसायन जीवन में कम होना चाहिए, प्लास्टिक सबसे कम होनी चाहिए। इस पर एक अच्छी सी 2-3 लाइनें लिख सकते हो। ये शुरुआत में भी हो सकता था। ये लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं वो आप अपनी शुरुआत में भी, अंत में भी लिख सकते हो। बहुत अच्छी लाइन है। क्या है वो लाइन? कि महान फिल्म विशेषज्ञ स्टीफन स्टीफन स्पीलबर्ग स्टीफन स्पीलबर्ग जिन्होंने कई सारी मूवी बनाई है, डायनासोर वगैरह। तो मैं इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि वो मूवी जो बना रहे हैं वो डायनासोर को लेकर, नेचर पे लेकर बनाई, जितनी मूवी उन्होंने बनाई, जो दिखाता है कि वो पर्यावरण के बारे में कंसर्न है। मूवी तो बना ही रहे हैं लेकिन साथ में पर्यावरण का मुद्दा भी दिखा रहे हैं। डायनासोर का लुप्त होना दिखाता है कि बैलेंस गड़बड़ हुआ है ना। डायनासोर लुप्त होगा, एक दिन मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। जैसे डायनासोर की कहानी हम पढ़ते हैं तो हमारी कहानी अब कोई पता नहीं पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा कि मनुष्य भी हुआ करते थे इस तरीके से। जब वो मैरियाना ट्रेंच गए, पृथ्वी के सबसे अंदर की सबसे गहरी जगह, तो देख के सरप्राइज हो गया कि सतह पर जब पहुंचे तो वहां उनको प्लास्टिक की बोतल मिली। ये किसी भी समझदार मनुष्य के लिए, संवेदनशील मनुष्य के लिए खतरे की अंतिम घंटी थी। ये अब इसके बाद कोई प्रकृति और कोई अलार्म नहीं देगी आपको। अब तो केवल विनाश शुरू होगा। ठीक। तो 1970 से लेकर 2020 50 साल हो गए, प्रकृति लगातार आपको वार्न कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग करके, ग्लेशियर पिघलाकर सब कर रही है। और हद कब हो गई? जब उनको मैरियाना ट्रेंच में प्लास्टिक मिली, बोतल मिली प्लास्टिक की। और प्लास्टिक का मतलब जिसका क्या नहीं हो सकता? रिसाइकल नहीं हो सकता, जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, वो है प्लास्टिक। ठीक। जहां पहुंच जाए वहां सब कुछ को अवरुद्ध कर देती है। ठीक। पृथ्वी के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा है तो कारण क्या है? कि उस प्लास्टिक को जो यूज करते हो जमीन में दबा दी जाती है, तो वो पानी को अंदर जाने ही नहीं देगी, जल्दी सैचुरेशन आ जाएगा ऊपर ही। तो अच्छे से लिख सकते हो उस प्लास्टिक को कि प्लास्टिक मनुष्य है ना। प्लास्टिक संस्कृति, पूंजीवादी संस्कृति कैसी है? कह रही कि अगर मिनरल्स नहीं तो प्लास्टिक बना दो, चलो साहब प्लास्टिक बना दो, आसान है, ऐसा सा वैसा 10 चीज। लेकिन अब वही क्या हो गई? सब थोड़ी चुनौती बन गई। हमारी जीवन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जहां प्लास्टिक नहीं यूज होती, और कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। तो एक बढ़िया सा आर्टिकल
आराम से आप इस प्लास्टिक पे जरूर लिखें कि हमें कहा जाता है कि धातु युग तो 3 ही है, चौथा युग, 5वां युग प्लास्टिक युग कहा जाता है। और ऐसा लगता है कि ये युग अब मनुष्य के जीवन का अंतिम युग होगा अगर हम अभी भी इस युग से बाहर नहीं निकले तो। ठीक है, तो थोड़ी भयावह पिक्चर बनाकर हम दिखा सकते हैं कि धारणी विकास कैसे किया जा सकता है। तो कुछ कामों को नहीं करना है ये करके, और कुछ कामों को करना होगा, गति देनी होगी इस तरह से। ठीक है, और ऐसे में लिखते समय शब्द कौन से होंगे जो आपको दिखाएं कि हाँ आपको समझ है। तो विकास या कोई भी कार्य तकनीकी कैसी हो, पर्यावरण मित्र तकनीकी, इको फ्रेंडली तकनीकी, सब कुछ कैसा होना चाहिए हमारा, इको फ्रेंडली भी होना चाहिए। खाना, पहनना, सोना, जीवन में सब कुछ अगर प्लास्टिक को छोड़कर कैसा हो जाए, इको फ्रेंडली है और सबके लिए हो जाए, अनिवार्य होनी चाहिए। हम जीवन में हर उस चीज को बाहर कर दें जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो धारणी विकास को, गति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब मैंने अंतिम सिग्नल क्यों कहा प्लास्टिक को, आप समझ नहीं पाए होंगे कि अंतिम क्यों कहा गया। क्योंकि एक लेवल तक पिछले 50 सालों तक प्रकृति बर्दाश्त कर रही है आपको, तो जब वो लिमिट खत्म हो जाएगी और अगर आप फिर चेते कि क्या चाहिए, तो फिर वो प्रयास काम भी नहीं आएंगे। घर में 10 कमरे हैं और पहले कमरे में आग लगी, आप चिंतित नहीं है, 2 में लगी आप चिंतित नहीं है, 8 में लग गई, अब आप बुझाने जाएंगे तो क्या बुझेगी, नहीं बुझेगी। समय रहते ही प्रयास करना जरूरी है, और वो अब समय निकल चुका है। अगर आप 10-12 साल और आगे बढ़ते हैं तो फिर वो रिपेयर होने का काम भी समय नहीं मिलेगा आपको, और करेंगे तो वो फिर प्रभावकारी नहीं होगा। क्लियर है, इस वाले पैराग्राफ पर सबसे अच्छे से लिखना है जो धारणी विकास के प्रति आपकी सोच और समझ को बेहतर ढंग से दिखाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब भारत ने क्या प्रयास किए हैं वर्ल्ड के साथ साथ, तो कई नई अवधारणाओं को जन्म दिया गया है। जैसे मैंने कहा, पर्यावरण मित्र होना, कार्बन ट्रेडिंग होना, कार्बन फुटप्रिंट होना, है ना, पर्यावरण मंत्रालय होना, इवन एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होना, राष्ट्रीय वन नीति होना, नेशनल पार्क बनाना। और रिसेंटली जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने ऊर्जा के विकल्प के तौर पर सौर ऊर्जा को बहुत बढ़ावा दिया है। रिसेंटली उन्होंने कहा था, 1 वर्ल्ड 1 सन एंड 1 ग्रिड, 1 ग्रिड। ठीक, क्योंकि जब प्रकृति प्रकोप लाएगी तो ये नहीं देखेगी कि अफ्रीका में ला रही है या वो अमेरिका में ला रही है या इंडिया में ला रही है, क्योंकि पूरी पृथ्वी के लिए सब एक जैसा है। हमारे लिए अलग हो सकता है, उसके लिए अलग नहीं। ठीक, तो जब प्रलय आएगी तो फिर पूरी प्रलय ढंग से आएगी, एक को नहीं देखा, एक को नहीं समझा जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सौर ऊर्जा के लिए जो प्रयास किए गए हैं, पवन ऊर्जा की जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की जो हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना रहा है और चाहता है कि उसका एक हेडक्वार्टर भारत में। ये पिछले 2 महीने की अपडेट्स हैं, अगर आप पेपर में पढ़ेंगे तो हम अपडेट्स को डाल सकते हैं। जब तक एग्जाम देने जाएंगे तब तक आपके पास और अपडेट्स होंगी। पेरिस जलवायु सम्मेलन मोदी जी का सबसे बड़ा कंसर्न है, जहां वो जो कमिटमेंट्स करके आए हैं उसे पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं हम आगे उस दिशा में। ठीक है, चुनौती क्या है, धारणी विकास के लिए क्या चुनौतियां हैं, इतना सब कुछ कंसर्न होने के बावजूद हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, तो चुनौतियां दिखाएं कि इन सब के चैलेंजेस क्या हैं। 2 चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है बढ़ती जनसंख्या, कि अगर बढ़ती जनसंख्या के लिए अगर हम सुविधाएं नहीं देंगे, खाद्यान्न नहीं देंगे,
तो ये भी उचित नहीं है। और अगर ऐसा करते हैं तो उन देशों के सामने ज्यादा बड़ी समस्या है, यही ले लेंगे, अविकसित देशों के सामने और विकासशील देशों के सामने, कि उन्हें ज्यादा समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं जनसंख्या को लेकर, और विकास के लिए क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि उनकी तकनीकी बहुत पिछड़ी हुई है, तकनीकी बहुत पिछड़ी है, जनसंख्या ज्यादा है। तो इसलिए आज भी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी घरेलू कार्य के लिए लकड़ी जला के काम चलाती है। आज वो समस्या है, आज से 50 साल पहले समस्या नहीं थी, क्योंकि उससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा नहीं होता था। लेकिन जब पर्यावरण खतरे में हो, फिर आप अगर आग जला रहे हैं लकड़ी से, तो फिर ये समस्या पैदा करेगी। ठीक है, तो पहला चैलेंजेस ये है। दूसरा चैलेंजेस यहीं से पैदा होता है कि विकसित देश ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, ज्यादा जिम्मेदार हैं किसके लिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए, पर्यावरण को चुनौती देते हुए। ठीक है, लेकिन उनके उत्सर्जन जो दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, विकसित देश सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। तो लाभ भी कौन कमाता है, विकसित तो कमाते हैं, लेकिन वो तो यहां नहीं मिलता। यानी जब आप हानि कर रहे हो तो पूरी दुनिया झेल रही है आपको, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को और अमेरिका को। लेकिन जब उससे आप लाभ कमाते हो तो फिर वो लाभ तो नहीं मिलता हमें। तब ऐसे में चुनौती आ रही है कि विकसित देश अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन कम करने के मूड में नहीं है, इसलिए अमेरिका ट्रंप के समय में क्या हो गया, पेरिस समझौते बाहर हो गया। उसने कहा कि तो विकासशील देशों की चाल है, चाइना की चाल है अमेरिका को पीछे छोड़ने की। दोनों के सामने चुनौतियां हैं कि अगर वो उत्सर्जन कम करते हैं तो उनको उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं तो फिर वो अविकसित हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे विकास की दौड़ में। क्या करें, बंद नहीं कर सकते। विकसित देश क्या कर रहे हैं, विकासशील देश, अविकसित देश, उनका तकनीकी नहीं है, तो इसलिए उनके यहाँ चुनौतियां सामने आ रही हैं, जबकि दुष्परिणाम उनको झेलने पड़ रहे हैं। दूसरी चुनौती है। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती जो गांधी ने कहा, प्रकृति मनुष्य की इच्छाएं नहीं पूरी कर सकती। अगर इस पर नियंत्रण पा भी लें तो अगर इस पर नहीं पाएगा तो सब बेकार है। एक आदमी अमेरिका में या बड़े देशों में, विकसित भारत में भी कई एकड़ जमीन में हवेली या महल बनाकर रहता है, उसके मेंटेनेंस में कितना उत्सर्जन होता होगा सब चीजों को मेंटेन करते समय। ठीक, हम अपने घर को अब लकड़ी से नहीं कांच से बनाना चाहते हैं, कितना कितना ज्यादा आप ग्लोबल वार्मिंग को पैदा कर रहे हैं। फिर कांच गर्मी पैदा करेगा तो आप क्या चाहेंगे, एसी और कूलर चाहेंगे, फिर वही समस्या पैदा हो गई। ठीक, तो मनुष्य की इच्छाएं, इसी में जोड़ेंगे चौथा, जीवन शैली कैसी हो गई है, भौतिकतावादी, खाओ पियो और मौज करो की संस्कृति। ये कैसे जिम्मेदार है भाई, खाओ पियो और मौज करो की संस्कृति कैसे जिम्मेदार है। तो खाओ पियो मौज करो में खाने का मतलब नॉन वेज और पियो का मतलब बियर और वाइन। दोनों ही मीथेन के बड़े सोर्सेस, क्योंकि जानवर जुगाली करेगा तो क्या छोड़ेगा, मीथेन छोड़ेगा। और अमेरिका जैसे देश तो मांस पे बहुत बड़े निर्भर है। अमेरिका, चाइना जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बड़े लेवल पर क्या करते हैं, हजारों बीघे के उनके फार्मिंग है और मांस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। मांस के खाने के लिए आपको पशु पालने पड़ेंगे, पशु पालेंगे तो वो मिशन करेंगे, दुनिया भुगतती, खाते आप और दुनिया भुगत रही है। ऐसे ही बियर और वाइन पैदा करेंगे तो ये भाई, इसमें तो आप मक्का पैदा करोगे ना ज्यादा, अंगूर पैदा करोगे, जौ पैदा करोगे, वेस्टेज को कहां ले जाओगे आप, है ना। तो हमारी जो खान पान की संस्कृति है वो इसको और बढ़ावा दे रही है, खान पान की संस्कृति और भौतिकतावादी संस्कृति, कि अब हम मानते हैं कि फिजिकल लेबर बेकार चीज है, उसके मशीनों का प्रयोग करिए, कंप्यूटर चलाएंगे, रोबोट चलाएंगे तो एनर्जी चलेगा ना,
और वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, और आप अगर वो काम खुद कर लेंगे तो आपकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, आप स्वस्थ होंगे। अब आपका काम वो करेगा तो आप बीमार वैसे ही हो रहे हैं। तो हमारी वो भौतिकतावादी जीवन संस्कृति के, आज हम सफलता किसे कहते हैं कि हमारे पास कितनी बड़ी गाड़ी है। बड़ी गाड़ी का मतलब बड़ा उत्सर्जन। हमारा घर कितना बड़ा है, यानी बड़ा उत्सर्जन। हमारे घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, बड़ा उत्सर्जन। तो जो हम बड़ा बड़ा चाह रहे हैं वो बड़ा बड़ा उत्सर्जन भी पैदा कर, जबकि उसको कंजप्शन केवल कुछ ही लोग करते हैं, जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। ठीक। तो ये जीवनचर्या हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और पिछले 25-30 सालों में आफ्टर ग्लोबलाइजेशन के बाद तो अब तो अविकसित देश भी अपनी जीवन शैली को भौतिकतावाद में ढाल चुके हैं। उनके यहाँ सफलता का पैमाना क्या है, सबका सब कुछ बड़े बड़े हो जाना। ठीक है। तो ये हमें चुनौतियां मिलेंगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो देवभूमि है तो सब कुछ अच्छा था, संतुलन था। आज भी है कि 65% से ज्यादा पर क्या है, वन है। तो भारत के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, भारत उत्तराखंड पूरे भारत के लिए क्या काम करता है, कार्बन सिंक का काम करता है। दिल्ली का सारा जो प्रदूषण वो कौन सोख रहा है, उत्तराखंड के वन सोख रहे हैं, हिमाचल के वन सोख रहे हैं। ठीक। तो हमारे यहाँ परंपरा स्वस्थ रही, और जब जब पीढ़ी ठीक करने की कोशिश कर ली, आंदोलन, मिट्टी आंदोलन, पानी राखो आंदोलन। हमारे यहाँ तो परंपरा में ही है सारी चीजें, संस्कृति में है सब कुछ, लेकिन इसको भी चुनौती मिल रही है। हम भी भौतिकतावाद के शिकार हैं। आज भी उत्तराखंड की विकास की जब बात आती है तो बड़े बड़े बांध, कटते हुए जंगल, बड़ी बड़ी रोडें, बड़े बड़े मकान, आज सबके लिए क्या है, विकास का पर्याय बन गए हैं। और जब ये तथाकथित विकास अगर होगा तो ये सब डिक्लाइन होगा। ठीक है। तो उत्तराखंड में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए आपदाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। यद्यपि सरकारी प्रयास किए गए हैं, लेकिन विकास उत्तराखंड को ज्यादा चाहिए क्योंकि पिछड़ा राज्य है। तो यूके और विकास में तो बड़े ही द्वंद्व हैं। विकास करते हैं तो पर्यावरण जाता है, और पर्यावरण जाता तो और बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। नहीं करते हैं तो नए राज्य के बनाने का अर्थ खत्म हो जा रहा है। तो इस नाजुक संतुलन को संभालना हमारे लिए बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन हम इसे मैनेज कर सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं। आज भी कई लोग इस दिशा में जागरूक हैं। तो जितने भी पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, चाहे आपके जंगली जी हों, है ना, चाहे अभी सुंदरलाल बहुगुणा जी हों, चाहे अभी क्या नाम है उनका, चंदी प्रसाद भट्ट जी हों, इनके नाम जरूर देख देंगे आप। ठीक है। तो ये पर्यावरण के आइकन हैं संरक्षण के। अभी दूसरा नाम, क्या नाम है उनका, जो हिमालय गंगा पर काम कर रहे हैं, जोशी जी हैं, पद्मश्री प्राप्त। फिर अभी जो हरिद्वार में इनकी डेथ हो गई थी गंगा को बचाने के लिए, सुदर्शन अग्रवाल जी, स्वामी जी नाम था उनका, है ना, कि गंगा को इकाइयों को हटाने के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। फिर सरकार जबरदस्ती उनको दिल्ली ले गई, इलाज कराया, फिर उनके शिष्य बैठ गया उस जगह पर। तो जितने भी विभूतियां हैं, जितने भी ये एक्टिविस्ट हैं, इनका नाम हमें जरूर देना चाहिए। ठीक है। जितने भी चर्चित हैं सबका नाम देंगे। योजनाएं भी चल रही हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। क्लियर है। अंत तक कैसे लिखेंगे कि मनुष्य को ये समझना ही होगा
कि अपनी ही जमीन पर चलना सीखो। अपनी ही जमीन मतलब जो प्राकृतिक दिया हुआ है उस पर चलना सीखो। अपनी ही जमीन या भूमि पर चलना सीखो, चलने का तरीका सीखो, सलीका सीखो। संगमरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। ठीक है, ये पंक्तियां धारणी विकास की जरूरत को दिखाती हैं सरलतम शब्दों में। अंतिम अलार्म बज चुका है, अब और देरी के लिए गुंजाइश नहीं है। नीतियों को क्रियान्वित करना होगा और बिना जन सहभागी के जिसे कौन करेगा, तो जवाब है, ऐसे लिखिएगा, जन सहभागिता और समुदाय। ठीक है, इसमें मैंने क्या छोड़ा है आप लोगों के लिए, वो ये है कि नीतियां, प्रयोग, प्रोग्राम्स। जैसे सामाजिक वानिकी मैंने नहीं बताया आपको, तो केवल आप नाम में से कहा ना नई नई अवधारणाओं का प्रयोग हुआ है, तो ये है वो नई अवधारणा सामाजिक वानिकी। वन महोत्सव है ना, वन सप्ताह बनाते हैं ना प्रकृति से वन सप्ताह। अब तो इस महीने तो हमने क्या मनाया है, वन माह मनाया है, भारत सरकार की नया प्रयास किया है ना। तो अब जितना चाहो उतना लिख सकते हो। प्रकृति पूजा, अब हमें कहाँ लौटना होगा वापस, मनुष्य को वापस प्रकृति पूजा पर आना ही होगा, नहीं तो संहार, विनाश निश्चित है।